हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एंट अकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कवर करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जनरली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में एक थोड़ा सा माइंड मैप पहले देख लेते हैं। मतलब क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको जनरली पढ़ना क्या है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आएंगे, जैसे वर्ड इक्वेशन, फार्मूला इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन होता है जिसको वर्ड के टाइप में लिखते हैं, और एक इक्वेशन होगा जिसको फार्मूला के टाइप में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लें तो Mg प्लस टू MgO ये बन रहा है। तो यहाँ से देखिए, इसको अब हम ए हो गया आपका फार्मूला इक्वेशन, ये हो गया फार्मूला इक्वेशन। इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन में अगर लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों को मिला के बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मतलब ये हो गया वर्ड इक्वेशन और फार्मूला इक्वेशन। इसमें जनरली यही पढ़ना है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये वर्ड इक्वेशन और फार्मूला इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है। जनरली बैलेंस करने के लिए आपको स्टेप्स होंगे, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं बैलेंस करने के लिए। इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5 नंबर के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें जनरली आपसे पूछेगा क्या, स्टेप्स फॉर बैलेंस। बैलेंस करने के लिए स्टेप पूछेगा। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से भी जनरली 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 मार्क्स। यहाँ से भी 3 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीडीटी से भी 2 मार्क्स के, मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एनसीडीटी से। फिर आपका इस चैप्टर में और आगे क्या पढ़ना है वो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको आगे पढ़ना है, तो उसमें 4 ही रिएक्शंस दिए हुए हैं, 4 टाइप के: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको टोटल चैप्टर में जो पढ़ना है वो बस इतना ही है, सब कुछ, इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं इस चैप्टर में। चलिए हम लोग बहुत ही पहली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें। तो जनरली जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब मान लीजिए केमिकल रिएक्शन आप इसको बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप आग जला रहे हैं। तो आग जला रहे हैं, वहाँ पे जो लकड़ी होगी वो कार्बन का काम करेगी, और आग जलती किसके प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब लकड़ी है कार्बन का काम करेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो ये गैस बनाएगी क्या, CO2। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हीट निकलेगी, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, कलर भी चेंज होगा इसका। पहले मान लीजिए ब्लू कलर की, मान लीजिए ब्राउन कलर की लकड़ी है, जलेगी तो वाइट कलर फॉग में, मतलब स्मोक की तरह निकलेगी। तो ये जैसे क्या है कि मतलब ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेंज इन स्टेट। मतलब स्टेट मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब कौन सा स्टेट इनका है, या सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दिया था कि जब आप एक कोल को जलाएंगे, मतलब एक लकड़ी को जलाएंगे, तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकलेगा, गैस के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में निकलेगा। तो ऐसे ही मतलब
क्या चेंज आएंगे, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। फिर चेंज इन कलर, उसका कलर क्या होगा, कलर के बारे में बताएं कि ब्राउन था अब व्हाइट कलर में निकल रहा है स्मोक के फॉर्म में। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस देखिए वहाँ पे गैस निकली, CO2 गैस निकली। जब पहले सॉलिड था, कार्बन मतलब लकड़ी एक कार्बन मान लीजिए सॉलिड है तो ये जला तो CO2 के फॉर्म में निकला। तो ऐसे का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, उसके बाद जैसे ही जलाएं तो देखें कि टेम्परेचर राइज हो गया, तो ये चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला। तो ये हमारी बहुत पहली टॉपिक थी और बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें इससे जनरली क्वेश्चन आना चाहिए, वो भी MCQ में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आखिर में हम लोग देख लेंगे इस चैप्टर खत्म होने के आखिर में हमें क्वेश्चन इससे देख लेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में जनरली आपको पहले ही बता दिए हैं, वर्ड इक्वेशन, फार्मूला इक्वेशन, दो चीज़ पढ़ना है इसमें। वर्ड इक्वेशन में जनरली आपको बताएं कि वर्ड के फॉर्म में लिखा जाएगा कोई भी एलिमेंट्स का नाम या फिर कंपाउंड्स का नाम। वर्ड के फॉर्म में जैसे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को हम फार्मूला इक्वेशन में करें तो Mg+O2 यहाँ से बना MgO, 2 MgO बन जाएगा। तो ये ऐसे का बनता है, मतलब ये हो गया वर्ड इक्वेशन। फार्मूला इक्वेशन आप देख ही रहे हैं, उसी का फार्मूला इक्वेशन यहाँ पे बना है, 2Mg+O2 2MgO। तो इस टाइप से था फार्मूला इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस समझ लीजिए कि जो वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन will be written in the form of word, in the form of word। वर्ड इक्वेशन को हम जनरली वर्ड में लिख सकते हैं, और जो फॉर्मूला इक्वेशन है, फॉर्मूला इक्वेशन शुड बी इन सॉरी शुड बी इन फॉर्मूला टाइप। तो बस यही जनरली है वर्ड इक्वेशन और फार्मूला इक्वेशन में, और कुछ है नहीं। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसको वर्ड में लिख दिए तो उसको बोल देगा कन्वर्ट इट इनटू फार्मूला इक्वेशन और कन्वर्ट इट इनटू केमिकल इक्वेशन, ऐसे बोल देगा। कोई वर्ड इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा कि इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करिए। तो जनरली वर्ड इक्वेशन आपको ये देगा, मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे दे दिया, तो इसको बोलेगा कि केमिकल इक्वेशन में चेंज करिए। तो केमिकल इक्वेशन में चेंज कर कार्बन प्लस O2, जो इसका एटम्स का जो आप डिनोट करते हैं जिस लेटर से, वो लेटर लिखिए। उसके बाद एक फार्मूला जस्ट लाइक फार्मूला जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। तो ये हो गया आपका क्या, फार्मूला इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन, इसी दोनों को बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट अब आगे हम लोग जैसे, अब इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं तो आखिर में हम लोग देख लेंगे इस चैप्टर का जब अंत होगा, तो उस टाइम पे बने रहिए आखिर तक। हम लोग इसमें क्वेश्चन रिलेटेड जो भी होगा वो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को हम कंबाइन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, मतलब कोई दो चीज हुई उसको जोड़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मतलब उसको कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वही है सिंपल, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब दो चीज को जोड़े तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर ऐसे भी बोल दीजिए कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स एडेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब अपनी लैंग्वेज में एक इजी तरीके से समझने के लिए आप समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। जनरली होता है कि किसी चीज को कंबाइन करना, हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
यहाँ पे देखिए डिफिनीशन में लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया सिंपल डिफिनीशन। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं 3 नंबर के, जनरली पूछ देगा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 3 नंबर 2 नंबर में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और कुछ है नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। हाँ जनरली एक चीज और है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, आप इसको जान सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं? एक्सोथर्मिक में जनरली होता क्या है कि आप हीट को निकाल रहे हैं, रिएक्शन में हीट जो है रिलीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट निकल रही है, मतलब तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बहुत सिंपल सा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है बस। और आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट वाला। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक क्विक लाइम के लिए, जो क्विक लाइम है, सेलेक्ट लाइम है, जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जनरली मैंने एनालिसिस किया है 2 से 3 साल या 5 साल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको एनालिसिस करके मैंने इसको नोटिस किया है कि जनरली ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है, एक क्विक लाइन सेलेक्ट लाइन से। तो इसको आपको देख लेना है, क्विक लाइन सेलेक्ट लाइन। तो ये रिएक्शन होता है इसका जनरली, क्विक लाइन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सेलेक्ट लाइन में कन्वर्ट होता है, तो ये चीज़ है। और हीट निकलती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी पूछ देगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हेन द क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सेलेक्ट लाइम, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको आपको याद रखना है, जनरली बहुत सिंपल है, आपको बहुत इस पर प्रेशर नहीं लेना है, बहुत हल्के दिमाग से आपको इजीली इसको करना है। तो इसमें देखिए क्विक लाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखी है, जैसे क्विक लाइम इज यूज टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। तो सीमेंट को मतलब इसका यूजेस अगर क्विक लाइम का पूछ दे तो ऐसे लिख सकते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चर में काम आता है क्विक लाइम। तो ये सब चीज़ हैं। फिर सेलेक्ट लाइम के बारे में पूछे तो वाइट वाशनिंग, जो आप देखते हैं आपके घर में वो दीवालों पे वाइट वाइट लगाया जाता है, तो वही होता है, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं जिसे। पेंट लगाने से पहले वाइट वाइट लगाते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो ठोस हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो वही सिलेक्ट लाइम का वो होता है प्रोडक्ट, उसी को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में उसके बारे में पूरा अच्छा से एक ऑरेंज बॉक्स में, देखिए ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है। ऑरेंज बॉक्स तो नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको येलो बॉक्स बोल सकते हैं, हल्का येलो बॉक्स है। तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे अपनी तो उसमें देखेंगे कि ये है दिया हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन तो हर साल मैंने 2 से 3 साल इसमें लगातार देखे हैं कि इसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी 3 नंबर में। तो इससे आपको देखना है। तो इसमें जनरली देखिए पढ़ लेना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वाशनिंग वॉल्स। तो वाइट वाशनिंग के लिए अभी जो मैंने बताया कि वो जो आपके घर में जब पेंट होते हैं तो वाइट वाइट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है लगाने के लिए दीवारों पे, तो वही होता है सेलेक्ट लाइम। तो उसको फिर देखिए आगे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि वही जो मैंने बताया कि जब आप लगा देते हैं उस पे वाइट वाशनिंग हो जाती है तो 2 से 3 दिन के बाद वो कड़ा हो जाता है उस दीवार पे। तो वो कड़ा होता है किसके कारण? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो रिएक्ट किसके साथ कर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो बना देता है एक थिन लेयर ऑफ किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरली वही सेलेक्ट लाइम है आपका। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? सेलेक्ट लाइम है, सेलेक्ट लाइम। और ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, बनाता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना लेता है।
और वाटर रिलीज हो जाता है वेपर के फॉर्म में। तो यही चीज़ है। और ये देखिए, देखा है आगे लिखा भी है इसमें, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशनिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज CaCO3। जो मार्बल बनती है, जो आपके घर में टाइल्स मार्बल लगते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो आपके घर में टाइल्स लगती है उसका फार्मूला, टाइल्स बोलें या फिर वो जो संगमरमर बोलते हैं, जिसको संगमरमर होता है आपके घर में, आम चाल की भाषा में संगमरमर जिसे बोलते हैं, तो वही होता है जो मार्बल, उसका जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। तो यही इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फार्मूला होता है उस मार्बल का। अब वो बनता कैसे है, कोई आपसे पूछ दे आपके इलाके में, आपके गांव में, घर में, मतलब आपसे कोई पूछ दे कि ये मार्बल कैसे बनता है, तो आपको बस इजीली बता देना है। देखिए, सेलेक्ट लाइम, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि जो क्विक लाइम में, क्विक क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेलेक्ट लाइम बनता है, CaOH। ये बना सेलेक्ट लाइम। अब सेलेक्ट लाइम बन गया तो यहाँ से देखिए, अब सेलेक्ट लाइम बन गया तो फिर CaOH, सेलेक्ट लाइम को CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा आपका क्या, मार्बल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जनरली, इससे ज़्यादा नहीं आता है। बाकी आपको ये लेक्चर जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, या लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। टेलीग्राम, आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा PDF। एक आसान सा PDF बना हुआ है क्विक रिवीजन के लिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड्स में। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, PYQ रिवीजन सॉल्यूशन होगा बहुत जल्दी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बने रहना है चैनल के साथ, जिससे आपको फ़ायदा मिले बोर्ड्स में। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, तो आप हमारे साथ बने रहें आखिर तक। इस वीडियो के बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एक दिन अलग से इस चैप्टर के लिए एक PYQ के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। सो उस दिन आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब आप इससे क्या समझें, जैसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझें कि किसी चीज़ को कंबाइन कर दिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली क्या होगा कि कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करके दो, एक सिंगल रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करके दो प्रोडक्ट में आप बना दिए, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यही सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस सिंपल सा डिफिनेशन है, आपको याद रखना है, इससे भी 3 नंबर के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल देखिए दे रखा है, एक एग्जाम्पल है जो फेरस सल्फेट को हीट दे के जब ये ब्रेक करते हैं तो फेरस ऑक्साइड में और सल्फेट में, उसके बाद SO2 SO3 में ब्रेक हो जाता है। देखिए दो गैस भी रिलीज हो रही है, SO2 SO3। तो यहाँ पे ऐसे होता है, देखिए इसमें हीट दी जा रही है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जो भी रिएक्शन जिसमें हीट दी जाएगी, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जैसे हमने अभी देखा था किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसमें क्या हो रही थी कि हीट रिलीज हो रही थी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब इसमें क्या है कि हीट दी जा रही है रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हीट दी जाती है रिएक्शन में, तो इससे ये क्या होता है, एंडोथर्मिक में आता है। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, तो वही जिसमें हीट दी जाती है रिएक्शन में, वो उसे बोलते हैं
एंडोथर्मिक। तो सिंपल एक डिफिनीशन है एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू द रिएक्शन। जो हीट है वो रिएक्शन में दी जाती है। तो यही एक और इसका दे रखा है एग्जाम्पल है, मैंने लिख रखा है, देखिए एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। 2 PbO NO3 लीड नाइट्रेट का है, हीट दे के इसको लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, NO2 और O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे दे रखा है कि द रिएक्शन विच आर टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है कभी भी। देखिए जो भी सनलाइट है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, उस रिएक्शन में हीट दी जाएगी, ना कि हीट निकाली जाएगी। तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। और एक और चीज इसमें आता है जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, मतलब जब हीट, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब जब आप हीट दे के किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराना है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया? तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इससे जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब बनते हैं यहाँ से, और इससे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब जो पर्टिकुलर वीडियो, अगली वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए फिर तब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर का नोट, आपको नोट्स चाहिए जो, तो PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक हम लोगों ने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो व्हाट इज जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना। मान लीजिए कि आप बॉटल रखे हुए हैं, या आप अपने टेबल पे बॉटल रखे हैं, उस चीज को उठा के आप नीचे रख दिए, जमीन पे रख दिए, तो आप बॉटल को क्या किए, टेबल से डिस्प्लेस किए। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक इजी तरीका है आपको समझने का कि मतलब बॉटल को टेबल से उठा के जमीन पे रख दिए, डिस्प्लेस हो गया, मतलब पहले टेबल से अटैच था, अब वो अकेला हो गया, जमीन पे चला गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के से जो अटैच एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपने से जोड़ लेता है, उसको अकेला छोड़ देता है। जो लेस रिएक्टिव होता है उसको अकेला छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच द more reactive element displaces the less reactive elements are called displacement reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिफिनीशन है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखा है जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट। अब देखिए कॉपर और जिंक में दोनों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, सल्फेट को कॉपर से अलग कर देगा, तो यही अलग करके जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर हो जाएगा अलग, सॉलिड बन जाएगा। तो यही है सिंपल इसका, और कुछ नहीं है। तो यही बस इतना याद रखना है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव से उसके साथ रहने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको अपने तरफ खींच लेगा, उसको अकेला छोड़ देगा। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं इसमें, बस आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा
लेस रिएक्टिव एलिमेंट से उसके जो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको डिस्प्लेस कर देगा। उसको लेस जो रिएक्टिव है वो अकेला हो जाएगा, फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो अकेला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए लिख भी रखा है मैंने एक पॉइंट आप लोगों के समझने के लिए कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब ये दोनों में कॉपर का ही रिएक्शन है, तो मैंने लिख रखा है जिंक और लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब ये क्या करेंगे, इसको कॉपर को दे डिस्प्लेस कॉपर, यहाँ पे कॉपर लगा सकते हैं, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब कॉपर को अपने डिस्प्लेस कर सकते हैं वहां से, कंपाउंड जो भी कंपाउंड होगा कॉपर के साथ बना होगा तो उससे डिस्प्लेस करके वो खुद अपना एक नया कंपाउंड बना लेंगे। तो यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली आगे बढ़ते हैं। आगे एक फिर छोटा सा इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज और ध्यान देना है आपको, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर बने तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एमसीक्यू में हो सकता है पूछ देगा। एमसीक्यू में तो जनरली पूछेगा भी तो ऐसे दे के पूछेगा, एक रिएक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर अरे ये जनरली एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मान लीजिए कार्बन प्लस O2 CO2। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज, विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज, which type of reaction this is। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देता है एमसीक्यू टाइप में। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बी दे देगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सी देगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लेसमेंट, डी दे देगा मान लीजिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन, देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बना ले रहा है। तो ये आपको पता है, शुरू में ही बता चुके हैं कि ये जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इन सब में एमसीक्यू अगर पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मतलब करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको इतना जो लिखा हुआ है इतना आना चाहिए, तभी आप 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज ध्यान से आपको देखना है, और एक एग्जाम्पल आप दे देंगे तो उससे क्या होगा कि टीचर भी खुश हो जाता है, उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है इसके लिए, तो वो आपको मार्क्स फुल देगा। तो आपको मतलब डिफिनीशन लिखते टाइम ध्यान देना है कि एक एग्जाम्पल जरूर लिखें आप उसमें, तो इससे आपको फायदा होगा। आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली हमको पढ़ना क्या है, अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है इसमें। मतलब दो दो रिएक्टिव एलिमेंट है आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सोडियम है, यहाँ पर बेरियम है, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे का। जैसे बेरियम क्या कर रहा है, सल्फेट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, Na2 क्या कर रहा है, Cl2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है। मतलब डिस्प्लेस करके डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट नहीं 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि पीपीटी का फॉर्मेशन भी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें एक चीज और आपको जानने को मिलेगा कि जो आयोन्स हैं इनके बीच में एक्सचेंज होते हैं, जैसे SO4 माइनस जो है, SO4 2 माइनस जो है इस समय Na2 के साथ है, और Cl2 माइनस जो है वो
Ba के साथ। अब इधर आएंगे तो देखेंगे SO4 Ba के साथ आ जाएगा और Cl2 माइनस इसके साथ Na के सोडियम के साथ आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है मतलब जिसमें आयोन्स के एक्सचेंज हो या फिर डबल डिस्प्लेस हो जहाँ पे, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली इसका डिफिनीशन मैंने लिख रखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयोन्स, द रिएक्शन इन विच देयर देयर इज एन एक्सचेंज of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया छोटा सा। जनरली यही पूछेगा अगर दो से दो, ये जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में जनरली पूछता है, वो भी एक डिफिनीशन आपको बतानी है और एक एग्जांपल के साथ लिख देना है इसको, तो आपको 2 मार्क्स टोटल मिल जाते हैं। और एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू का तो आपको यहाँ पे एक बता रखे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एक रिएक्शन दे देगा और उसमें पूछ देगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो उसमें आपको आगे पता भी चल जाएगा 4 रिएक्शन है तो 4 में से कौन सा हो सकता है। तो ऐसे है। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा। ऑक्सीडेशन मतलब कुछ न कुछ ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो जरूर मतलब जनरली यही होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है। कोई कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर उसी कंपाउंड मान लीजिए वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया जाए तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का एडिशन, इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन दिस, इसमें देखिए डिफिनीशन भी मैंने लिख रखा है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एक एग्जांपल देखिए, कॉपर यहाँ पे क्या है, अकेला है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंपाउंड बना ले रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। मतलब आप ऑक्सीडेशन में क्या समझे, ऑक्सीडेशन में समझे कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिडक्शन में उसका जस्ट अपोजिट होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो वो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। इसमें एक एग्जांपल दे रखे हैं, कॉपर H2। कॉपर देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन से जाके। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन। तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब आता है उसी का, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो सॉरी 1 मिनट, थोड़ा चार्जर लगाना पड़ेगा। तो अगर दोनों प्रोसेस देखिए, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो क्या होगा जनरली कि जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे तो जनरली क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन जनरली होता क्या है, अब ये देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन प्लस प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन।
मतलब इसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब चलेंगी, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ, मतलब एक साथ जब दोनों प्रोसेस चलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब दोनों एक साथ चलेंगी तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यही चीज आपको याद रखनी है। बाकी इसमें एक रिएक्शन दे रखा है मैंने, इसका डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन मैंने लिख रखा है, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है आपके समझने के लिए। क्या है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है, देखिए जिंक, वही जो अभी मतलब मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन साथ रिएक्ट किया तो जिंक देखिए अलग हो गया, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है जिंक से, तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, CO2, CO जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। तो इसी प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो इतना ही है रिडॉक्स रिएक्शन में, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछ देता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें। बाकी पीडीएफ आपको ये चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। और कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोरोजन। ये थोड़ा सा मतलब आपको, मैंने एनालिसिस किया तो देखा कि इसमें जनरली हर एक साल के अल्टरनेशन पे इससे क्वेश्चन पूछ देता है कोरोजन से। तो आपको ये चीज याद रखना है कि मतलब 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछ देता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है। तो कोरोजन होता क्या है, जनरली कोरोजन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आप जानते ही हैं, मतलब जो जंक लग जाता है लोहों पर, जैसे लोहा कोई हुआ, मतलब आयरन का चीज है, तो उस पे जंक लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोड हो गया, कोरोजन उस पे लग गया। तो ऐसे होता है कोरोजन का प्रोसेस। तो यही है, कोरोजन को सिंपली देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन हम बोल देते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है, वो मेटल रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन के साथ, तो कोरोड करने लगेगा, खत्म होने लगेगा उसको, मतलब धीरे धीरे वो जो मेटल है वो अपना जो अस्तित्व है उसको खोने लगेगा, एक तरह से खत्म हो जाएगा वो मेटल, तो इसको बोलेंगे कोरोजन। तो कोरोजन जनरली हमने आपको एक डिफिनीशन लिख रखी है, ये बहुत आसान डिफिनीशन है, इसको आप अगर आ जाए व्हाट इज कोरोजन तो लिख सकते हैं, बहुत आसान डिफिनीशन है, टीचर को भी आसान भाषा में समझ में आएगी, आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं समझ के कि कोरोजन होता क्या है जनरली है। तो कोरोजन होता क्या है कि जो मेटल है उस पर कोई सबस्टेंस अटैक करता है, जैसे मॉइस्चर, एसिड, ये सब अटैक करके उसको कोरोड कर देते हैं, तो उसी को कोरोजन बोलते हैं। तो ये आपके आम भाषा में बोलने के लिए हो गया, बाकी डिफिनेशन देख सकते हैं। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन में जनरली एग्जांपल देख लेते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जांपल है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, आप देखे होंगे कभी कभी कॉपर वायर होता है, तो उसमें अगर अगर उसको ओपन करके छोड़ दिया जाए कुछ दिन के लिए, तो उस पर ग्रीन कोटिंग आपको एक नज़र आएगी, तो वही हो जाता है, उसको भी रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर, एसिड्स, इस सब चीज़ों से, मतलब जितना एटमॉस्फेरिक जो चीज़ें हैं उनसे रिएक्ट करके वो ग्रीन कोटिंग कर लेता है। उसके बाद ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ सालों बाद देखेंगे कि अब सिल्वर पे भी ब्लैक ब्लैक सा हो रखा होता है, तो ब्लैक कोटिंग होता है, वो भी कोरोजन का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कोरोजन एक इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, इसको 3 नंबर या 2 नंबर में पूछते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट, जैसे अब क्वेश्चन का अगर मान लीजिए उसको 5 नंबर में कन्वर्ट किए कोरोजन को, तो ये एक्स्ट्रा है कि आप उसमें इफेक्ट्स लिख सकते हैं कि जो कोरोजन का इफेक्ट्स होगा वो क्या होगा। जैसे कि
कोरोजन के कारण क्या होता है कि हर साल बहुत सारी कारें या फिर रेलवे ब्रिज ये सब कोरोड हो जाते हैं, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, मतलब उनमें एक तरीके से आप कह देंगे वो खत्म हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, उनके जगह पर दूसरा चीज लगाना पड़ता है, तो उससे ज्यादा सरकार का भी खर्चा होता है, या फिर आपकी कार है उसमें कोई चीज सड़ गई तो उसमें आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो आपका भी खर्चा आएगा, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा हर साल खर्च आता है। तो वही चीजें हैं, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन क्या है देख लीजिए। Corrosion causes damage to car bodies. It damages bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. तो स्पेशली जो आयरन की बनी होती हैं उनमें ज़्यादा रस्टिंग होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन अब एक बहुत इजी और एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं, मतलब ये बहुत इजी आपको करने में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें दे रखा है एक पॉइंट और कि एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो हर साल आपको जो डैमेज आयरन है उनको आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सब इफेक्ट्स हैं कोरोजन के। तो यही है कोरोजन में। हो सकता है 5 नंबर का अगर क्वेश्चन कभी पूछे कोरोजन में आपको, तो इस सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं। जैसे एक डिफिनीशन हो गया, फिर उसके एग्जांपल्स हो गए हैं, उसके बाद फिर आप इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर का एक परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे कि हाँ इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ बहुत एनालिसिस करके तो ये टॉपिक को बनाया गया है इस पूरे पीडीएफ को। तो आप इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आगे का टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जनरली होती क्या है, तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी मतलब क्या? आप जैसे आप देखते होंगे कि खाना आप 2-3 दिन तक खाना अगर रख दिए हैं आप बिना ढके हुए, तो उस पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन टाइप सा आके उस पे जम जाता है। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया फूड, जिससे वो क्या हो गया, रैंसिड हो गया, मतलब खराब हो गया एक तरीके से। ऑडोर टाइप की स्मेल आएगी। किस टाइप की स्मेल आएगी? ऑडोर टाइप, मतलब एक गंदी स्मेल आएगी उससे। ऑडोर स्मेल, ऑडोर स्मेल आएगी, मतलब एक गंदी स्मेल उससे देखने को मिलेगी। तो उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑयली चीज हो या फैट्स का चीज हो, तो उसको अगर आप ओपन में रख दें तो ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीडाइज होके वो क्या कर देता है, रैंसिड बनाता है। उसका स्मेल और टेस्ट सब ऑडोर हो जाते हैं, मतलब खराब तरीके का एक स्मेल आता है उसमें से, या फिर टेस्ट उसका खराब हो जाता है। तो उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो उसमें जनरली क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसी को रैंसिडिटी बोल देते हैं। तो जनरली इसमें देखिए लिखा हुआ है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो इसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, इसी को क्या बोल दिए, रैंसिडिटी बोल दिए। अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट लगा दें। मतलब जैसे कि फैट्स एंड ऑयल, आप देखे होंगे कि जो चिप्स का वो आता है, चिप्स का पैकेट आता है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्यों? टू कीप द फूड, जो मतलब उसमें फूड मटेरियल है, टू कीप द फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो सेव करता है ऑक्सीडाइज होने से उसको। तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कौन चीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? तो नाइट्रोजन इन चिप्स पैकेट, चिप्स पैकेट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है नाइट्रोजन चिप्स पैकेट में। तो ऐसे ही इसी को प्रिवेंट करने का तरीका है कि कोई भी चीज़ है उसे प्रिवेंट करना है तो एंटीऑक्सीडेंट लगा दें। उसमें क्या होगा उससे कि उसकी जो रेंसिडिटी होगी वो नहीं होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो रेंसिड नहीं होगा। रेंसिड मतलब क्या
कि ऑड और स्मेल हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा, तो ये सब चीज़ नहीं होगी रेंसिडिटी का। तो उसको बचाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो इतना ही था रेंसिडिटी में। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO। तो ऐसा बनेगा, मतलब मैग्नीशियम लिए ऑक्सीजन लिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अब इसको देखना है कि क्या दोनों साइड LHS और RHS, क्या दोनों साइड इसके जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। तो इधर एक Mg है और इधर एक Mg है, ठीक। इधर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है और इधर एक ऑक्सीजन है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मतलब जितना LHS साइड ऑक्सीजन है उतना RHS साइड ऑक्सीजन नहीं है। तो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी एटम है उनको बॉक्स में ले लीजिए। मतलब आसान तरीके से समझना है हमें, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सभी एटम को बॉक्स में ले लेना है। तो देखिए, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, बॉक्स में सबको ले लेना है। फिर दूसरा, ये जैसे मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये एक टेबल के फॉर्म में बना लेना है। दूसरा स्टेप है, ये स्टेप वन है, स्टेप वन। स्टेप टू क्या होगा, एक टेबल बना के इनको चेक करना है। तो इधर लिखेंगे LHS, इधर लिखेंगे RHS, यहाँ पे लिखेंगे O2, यहाँ पे लिखेंगे Mg। तो इधर देखेंगे कि इधर दो ऑक्सीजन है LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन है, एक। और इसमें मैग्नीशियम एक है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम बैलेंस है। तो हमको तीसरा स्टेप लेना है अब, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मतलब कितना लगा दें, किस साइड लगाएं, बॉक्स के बाहर लगाना है। जो भी मतलब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसको किसके, बॉक्स के बाहर लगाएंगे। तो पहले तो ये बॉक्स में ही रहेगा, Mg बॉक्स में रहेगा। फिर प्लस O2 बॉक्स में लिख लिए। फिर इधर दो ऑक्सीजन लाना है, मतलब दो ऑक्सीजन इधर बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे दो लगा देंगे बॉक्स के। तो अब देखेंगे, अब फिर से बॉक्स बनाएंगे। स्टेप फोर में फिर से ये बॉक्स बनाएंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर से वही O2 Mg लेंगे। तो O2 देख रहे हैं कि इस साइड दो है और राइट हैंड साइड भी दो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड दो दो है, मतलब बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। अब Mg का देखते हैं, Mg इस साइड एक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक है और राइट हैंड साइड दो हो गए। अब मतलब Mg अब अनबैलेंस्ड हो गया, तो अब Mg को बैलेंस करना है दोनों साइड। तो स्टेप फाइव में हम Mg को बैलेंस करेंगे। तो अभी भी बॉक्स हटाना नहीं है आपको, बॉक्स के अंदर ही इनको रखना है। तो Mg को बॉक्स के अंदर रखिए, फिर O2 को बॉक्स के अंदर रखिए, और इधर 2 बाहर ही रहेगा और ये बॉक्स में MgO। अब Mg को बैलेंस करने के लिए इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, मतलब 2 Mg। अब फिर से स्टेप सिक्स में क्या करिएगा, स्टेप सिक्स में आपको फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब ये बॉक्स जो है वो फिर से बनाना पड़ेगा।
LHS इज इक्वल टू RHS, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब O2 Mg सेम वही करना है, कुछ करना नहीं है। इजी, एकदम इजी तरीके से आपको बैलेंस करना है। फिर O2 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2, राइट हैंड साइड 2, मतलब O2 बैलेंस्ड है। Mg लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2, राइट हैंड साइड कितना है 2, मतलब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है, मतलब दोनों साइड सेम है। तो अब इनको बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे स्टेप 7 में, और ये फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा 2 Mg प्लस O2 2 MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला के क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। एक चीज और करना है, स्टेप 8 एक और स्टेप है इसमें बचा हुआ। स्टेप 8 में आपको क्या करना है कि इनका स्टेट बताना है कि किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस किस स्टेट में है। तो स्टेट लिखने के लिए जनरली आप ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए इसको Mg मैग्नीशियम सॉलिड होता है, प्लस O2 गैस है, तो ये बना क्या रहा है 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा सॉलिड। तो ये आपका जो स्टेट है उसको शो करना है 8वें स्टेप में। अब ये आपका एकदम फुली बैलेंस्ड है, फुली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये स्टेप वाइज पूछेगा तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको। तो यही स्टेप फॉलो करने हैं और एक आसान तरीके से करना है। तो हमने देखिए स्टेप लिख रखे हैं, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला, मतलब पहले क्या करना है आपको बॉक्स को ड्रॉ करना है फॉर्मूला के अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ क्या करना है आपको पहले बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड देखिए लिखे हैं लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके बाद कितने वो जो बॉक्स बनाए थे हम लोगों ने LHS इज इक्वल टू RHS, तो ऐसे मतलब नंबर ऑफ एटम्स पहले आप उसमें बता लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड हैं, तो उसमें देखेंगे कि किधर कितना जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप उतना मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें थर्ड जो स्टेप है उसमें लिया है कन्वीनियंट होता है कि जिसमें ज़्यादा मतलब जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, कन्वीनियंट होता है कि उसी से हम स्टार्ट करें बैलेंसिंग करना, तो वो कन्वीनियंट होता है। फिर चौथा बोल रखा है बैलेंस ऑल एटम, मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज सभी एटम्स को बैलेंस करें, फिर फाइनली चेक करें कि करेक्टनेस है बैलेंस इक्वेशन या नहीं। उसके बाद सिंबल लगा देना है फिजिकल स्टेट का, जो बताए हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस या मतलब जो भी है सॉलिड लिक्विड या गैस जो भी है, तो वो सिंबल लगा देना है। तो इतना ही था ये बैलेंसिंग, और कुछ है नहीं इससे ज़्यादा। तो इससे 5 नंबर के क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे बोर्ड्स एग्जाम में। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये बैलेंसिंग वाला स्टेप जो है आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे बैलेंस किया गया है, तो आपका इजीली हो जाएगा। बाकी आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मतलब चार्ज नहीं, आप फ्री में जाके वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें थोड़ा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी जो केवल क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे उसमें, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। प्लस आपको अगर DPP चाहिए तो इसके टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ आपको DPP मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। DPP आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, जैसे कि मतलब आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने एनालिसिस कर रखा है इस पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को, तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमने एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे
हम आपको देंगे वो बनाने के लिए, जिससे आपके लिए आसानी होगी। तो आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड। 4-5 क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन दे रखा है, पूछ रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको रीड करके पहले तो आप रिएक्शन देखिए। ये जो रिएक्शन है पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको जनरली क्या देखने को मिला। रिएक्शन देखिए, लीड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके लीड बना रही है। तो मतलब लीड क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लीड रिडक्शन। तो लीड क्या हो रहा है, लीड का हो रहा है रिडक्शन, लीड का रिडक्शन हो रहा है। कार्बन क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखिए, अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा है, हमको पढ़ के बस आंसर देना है। आप यहाँ समझ गए कि इसका रिडक्शन हुआ लीड का, लीड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लीड का नहीं, लीड ऑक्साइड का हुआ, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो गलत है, क्योंकि लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी गलत है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज सही है, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी, यानी कि हमारा पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है Fe2O3, मतलब फेरस ऑक्साइड दे रखा है, अल्मोनियम दे रखा है। तो दोनों को मिला के क्या बन रहा है, अल्मोनियम ऑक्साइड और फेरस, मतलब आयरन बाहर निकल जा रहा है। मतलब पहले क्या था, ये फेरस ऑक्साइड था, कंपाउंड था, अब एक सिंगल एटम बन गया, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया है। आप देख सकते हैं कि मतलब अल्मोनियम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और अपने तरफ खींच लेता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है। तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर देते हैं। पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितना है, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए, और इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2, तो 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। आगे देखिए, नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन, इधर कितना है, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर कितना है, 2 नाइट्रोजन, मतलब आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन को बैलेंस करके देख लीजिए, 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर है, और इधर कितना है, 2, 3 दूनी की 6, 2 8 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका। अब आगे कैल्शियम है, तो कैल्शियम में देख लीजिए, एक कैल्शियम इधर और एक कैल्शियम इधर, मतलब कैल्शियम बैलेंस, मतलब ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गया। मतलब 2HNO3 3HNO3, ये गलत हो गया, 3HNO3 ये गलत आंसर है। 2HNO3 CaOH2 2CO, ये भी गलत हो गया, यहाँ 2 लग गया। 2HNO3 CaOH2 CaNO3 का होल ट्वाइस 2H2O, मतलब ये आपका थर्ड ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पूछ रखा है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होगा आयरन फिलिंग में, तो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो एक आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस। ये देखिए हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सीधे सीधे आपको ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है, मार देना है फर्स्ट ऑप्शन की, मतलब हाइड्रोजन गैस
रिलीज हो रही है, HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे मूव करते हैं। व्हाट डू वी व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन रेलिंग्स? हम पेंट्स आयरन रेलिंग्स पे क्यों अप्लाई करते हैं? फॉर अवॉइडिंग कोरोजन, सही बात है, कोरोजन से बचाने के लिए ही तो पेंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर हाइडिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरे दूसरों से छुपाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि कोरोजन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू कीप रेलिंग शाइनी, सही बात है, मतलब हम पेंट्स का इस्तेमाल करके रेलिंग को शाइनी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे, कोरोजन होने से रोकेंगे। टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, ये भी सही है, क्योंकि आयरन है तो रस्ट तो लग जाएंगे अगर ओपन होगा तो अब देखते हैं इसमें चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोला है, बी गलत है, ए सी डी सही है, ऑल आर इनकरेक्ट नहीं, ए बी सी आर करेक्ट, बी गलत है तो ए भी गलत हो गया, बी सी डी आर करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि बी गलत है, ओनली बी इज ओनली बी इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि केवल बी ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड Academy. For next video we will come soon. Thank you.